नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता है रोज की तरह सुबह के यहाँ पर 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता का फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोग के सामने यहाँ पर आप लोग की जीके की यहाँ पर जो जीएस पेपर 1 होता है उसकी क्लास लेकर, क्योंकि यही वो पेपर है जो आपके प्री क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप भैया यूपी पीसीएस देने जा रहे हो, चाहे आर ओ यहाँ पर एक चीज बहुत ही स्पष्ट है कि यही वो पेपर है जो ये डिसाइड करता है कि आप अगले चरण में पहुंच पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक रेस ही आपके आज के डेट में ये प्रारंभिक रेस ही इतनी ज्यादा हार्ड हो चुकी है कि इसी को क्रॉस करने में आदमी मेंस लिख लेता है लेकिन प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता है। जान के चलिए, वो निबंध अच्छा लिख लेता है, वो मेंस अच्छा लिख लेता है, लेकिन प्री क्वालिफाई करने में काफी उसे मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है ऐसे प्रैक्टिस पेपर्स का अभाव, जो वो नहीं करता है, क्योंकि आजकल आयोग प्रश्नों के साथ डायरेक्ट बुक से ना पूछ करके थोड़े से इधर उधर के टॉपिक्स को कवर करके बुक से रिलेटेड बना रहा है। उसके लिए सबसे जरूरी होता है भैया प्रैक्टिस पेपर, क्योंकि आप जब इन क्लासेस को करेंगे तो देखेंगे ऐसे ऐसे प्रश्न यहां पर कराए जाते हैं जो आपके उम्मीद से परे होते हैं, लेकिन ये आपको क्या सिखाता है कि हाँ ये मुझे पता लग गया। और उसके लिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भैया इस एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका क्या, कॉन्टिन्यूटी, यानी कि आपको रोज जो है 5 से 6 घंटे जो है आपको पढ़ना ही है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। और दूसरी चीज है एक पेशेंस। जी भैया, आपको पेशेंस बनाए रखना है। आपका नंबर अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है, जैसा भी यार, आपको एक समान एक गति से उस पेशेंस के साथ चलते रहना है। और इन सब के साथ सबकी जान और सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में से कुछ है तो रिवीजन। भैया जितना पढ़ो उसका रिवीजन प्रॉपरली और क्या समय अनुसार करते चलो, यही इस तैयारी की बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर ये चीज आपकी जिंदगी में नहीं है, आपके रेगुलरिटी में नहीं है, आपने इस चीज को नहीं अपनाया है, तो यकीन मानिए आप आज नहीं तो कल इस चीज को अपनाएंगे और तभी सफलता की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बिना इसके सफलता नहीं मिलने वाली। ठीक है, चाहे जिससे पूछ लीजिए, चाहे टॉपर रहा हो, चाहे उसने पेपर क्वालिफाई किया हो, कम रैंक से किया हो, लेकिन उसने इस चीज को जरूर फॉलो किया होगा। ठीक है, तो चलिए भैया अब समय ना गवाते अच्छी क्लास को देखते हैं जो क्या है आपके सामने होने वाली है। और यहाँ पर हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो आपके पेपर्स में पिछले साल प्रश्नों के आधार पर आयोग ऐसे प्रश्नों को जो पूछता रहा है उसके आधार पर यहाँ प्रश्न आपके सामने आने वाले। तो आइए चलिए देखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे माय डियर तो आप लोग चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कथन, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा। चलिए यहाँ दो कथन दिए हैं, बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब। आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर अगर जितने लोग 70वीं बीपीएससी, जी भैया 70वीं बीपीएससी की परीक्षा देने की सोच रहे हो, तो ये जान के चलो ये क्लास भी आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यूपी स्पेशल होता है उसके लिए थोड़ा सा आपको, यहाँ तो पढ़ ही रहे हो, उसके लिए मैं बिहार स्पेशल जो है अलग से वीडियो जो लेकर आता रहूंगा जहां बिहार जी के जीएस को कवर करूंगा। बाकी ये करते रहो। और इसके अलावा सब्जेक्टिव वाइज क्लासेस, जी भैया सब्जेक्टिव वाइज क्लासेस। सब्जेक्टिव वाइज मतलब क्या है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो क्या कहते हैं, साइंस, ये सारी क्लासेस भी आपको अलग से देखने को मिल रही है। पॉलिटिक्स क्लास अभी मूल अधिकार के होते, फिर इस हफ्ते आपको 2-3 क्लासेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरा प्राइमरी लक्ष्य होता है, उसके साथ साथ मैं सब्जेक्टिव वाइज भी कवर करता रहता हूँ। तो चलो भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया ओके। और लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, देखिए यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, सी। ऐसा नहीं भैया, मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही वासी हूँ और आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश कहा नहीं जाता है, मुझे इंग्लिश भी आती है। मैं शुद्ध हिंदी तो नहीं, मतलब अवधी हिंदी भी हम लोग बोलते हैं। भोजपुरी वैसे मैं जिस एरिया से आता हूँ वो अवधि का, अवध का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जब उत्तर प्रदेश को 4 भागों में, सेंट्रल, बुंदेलखंड, पूर्वी, पश्चिमी। ठीक है, तो हम लोग सेंट्रल और पूर्वी के मध्य में, एक होता नहीं कि ट्रांजिशन जोन होता है, उसमें है, अयोध्या उसी में आता है। ठीक है, तो वहां पर जो है हम लोग आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे आगे आप जाइए, अकबरपुर है, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, ये सब आपके कहाँ है, पूर्वांचल के हिस्से हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश है। तो ऐसा नहीं कि अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, वे यहीं से जा करके आज लोग आईटी में जॉब कर रहे हैं, सब जगह जॉब कर रहे हैं, आज इतनी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी उधर आने की उपस्थिति हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी हिसाब से क्लियर होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बाघ रिजर्व दिया, यहाँ राज्य दिया, बताइए। आप नाम से देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न, जवाब दीजिए। और साथ ही साथ देखिए, ये तो क्लास कर ही रहे हैं, जो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैं पॉलिटिक क्लास जो लेकर आ चुका हूँ उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वो प्लेलिस्ट को आपको कहाँ से मिलेगी, आप कुछ नहीं करिए, ये जैसे आप क्लास देखते हैं तो यहीं जब आप मेरा चैनल का मेन पेज खोलेंगे तो वहाँ पर एक आता है लाइव, ठीक है, फिर शॉर्ट्स,
फिर कम्युनिटी, फिर प्लेलिस्ट, अंतिम में जहां प्लेलिस्ट लिख कर आता है वहीं पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो वहीं पर आपको जो है पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। नहीं तो जब क्लास खत्म होता है ना तब सबसे अंतिम में देखिएगा एक पॉलिटी की प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराता हूँ, बस जिम्मेदारी आपकी क्या करते हो। तो बांदीपुर मानस, मानस देखो भैया क्या असम में, ठीक है। उसके बाद क्या है सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पर है। तो देखो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया बी, जिन्होंने क्या 3 1 2 4, 3 1 2 4, ठीक है। अच्छा देखो ये तो जान गए, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी चीजें जानो जहां से प्रश्न और बन सकता है, ठीक है। देखो जो आपका ये जो आपका ये क्या कहते हैं बांदीपुर है, ठीक है, ये आपका कहां पर भैया कर्नाटक में, ये कर्नाटक में है। लेकिन क्या आपको पता है ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो भैया नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये उसी का पार्ट है, ठीक है, ये उसी का एक हिस्सा होता है। यहाँ पर आपको पता है ना डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस और मॉइस्ट डेसिडियस जो है लैंड पाए जाते हैं, सरब लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार की इस वन में किस प्रकार की जो है, क्योंकि देखो आप जब कर्नाटक की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका क्या है जो आपका कर्क रेखा उससे नीचे आप जा रहे हैं, ठीक है। तो कर्क रेखा से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या डेसिडियस जो है ड्राई और मॉइस्ट दोनों जो है आपको जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओके। और सब लैंड्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ओके। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पर आपका मानस, मानस का देखो क्या है जो आपका भूटान का रॉयल माइनस नेशनल पार्क नहीं, ये उससे सीमा बनाता है, ये जाने रहा है जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है भूटान का, उससे सीमा बनाता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये हिमालयन फुटहिल का पार्ट है। जो हिमालय आपको पता है पूर्वी आपके क्या नाम है भारत से होकर गुजरी है, जो जा करके समुद्र और म्यांमार के होते हुए हिमालय बंगाल खाड़ी तक उसकी क्या नाम है पूरी वो लेंथ है, उसका ये जो है पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्या आता है, अगला आपका नाम दफा है। तो नाम दफा देखिए जो आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये आपके क्या नाम है नाम और दफा, नाम का मतलब वहां वाटर होता है, ओरिजिन देखो ये नाम दफा है कहाँ है, नाम दफा का मतलब होता है वहां पर नाम मतलब वाटर हो गया, हो सकता है ये सारी चीज आपको जाना रहना चाहिए, ठीक है। और दफा का मतलब वहां होता है ओरिजिन। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि नाम दफा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से वाटर ओरिजिन होता है, ठीक है, यहाँ से, ओके। अब देखो होता भी है, अभी आप जानेंगे कैसे। यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर आपके जो है ये क्या नाम है नाम दफा के नाम से एक जो है आपकी क्या नाम है नदी निकलती है, ठीक है, जो आपके डोफा जो आपके क्या नाम है बम ग्लेशियर है वहां पर, ठीक है, वहां पर दफा नदी निकलती है जो आपके बम ग्लेशियर से जो है निकलती है यहाँ पर, ठीक है, बम ग्लेशियर है वहां पर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कहा ना क्या है कैसे है सारी चीजों के आप बताता हूँ, बाकी नाम दफा होगा सिमलीपाल आपका कहाँ भैया उड़ीसा में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में कुछ इतना बताने लायक नहीं है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा रामसर स्थल, जी भैया रामसर स्थल वेटलैंड्स आर्द्र भूमि की बात किया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलो बताओ भैया उत्तर प्रदेश में जो नहीं है, इन चारों में से आपका एक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी 3 आपके हैं, ठीक है। चलिए बताइए यहां पर क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भाई जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सुरीसर मानसर झीलें जवाब दिया, ये आपका भैया जो है आपके जम्मू एंड कश्मीर में से, कहाँ पर भैया ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। बाकी सूर सुरेवर सरसई नहर झील और समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये आपके यहीं पर है, ठीक है, ओके। अब देखो जो आपका इस ये जो आप सूर सरोवर इसी को कीथम लेक भी कहते हैं, कौन सा भैया कीथम लेक, ठीक है, इसी को कीथम लेक भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपका जो देख रहे हो। और ये आपका है कहां पर जिसे कीथम लेक कहते हैं, ये आपके आगरा में, ठीक है, ये आगरा में। सरसई नहर झील ये आपका कहां पर भैया इटावा में, ठीक है, ओके। और मैंने इसके समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कई बार बताया हुआ है, आपको ध्यान में होना चाहिए। मैं जानबूझ के कुछ चीजें छोड़ देता हूं इसलिए क्योंकि मैंने उस चीज को बताया हुआ है। आप लोग ये दिमाग पे जोर डालिए कि हाँ सर ने बताया तो है, याद है कि नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं है यानी कि बच्चा जो मैं बार बार तुम लोग से कहता हूं क्या कि इसे करते रहो, लेकिन तुम लोग नहीं मानते हो, तो इसलिए कहता हूं कि देखो कितनी तुम गलती कर रहे हो, सब कुछ पढ़ के पेपर में 0 आ जाएगा। क्योंकि यार तुम चाहे 1 नंबर से ना पास कर पाओ चाहे 100 नंबर से ना पास कर पाओ, अंतिम में मैटर क्या करता है, नहीं पास कर पाए ना, फिर से 1 साल का चक्र तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तो इस 1 साल के चक्र में फंसना चाहते हो या रोज रिवीजन करके इस 1 साल से मुक्ति पाके आगे बढ़ के देखो यार क्या बताऊं, एक बार हो जाता है ना प्री में, आज की डेट में अगर प्री में एक बार हो जाता है ना अजीब लेवल का कॉन्फिडेंस आता है बच्चों में। जो सिंसियर कैंडिडेट हैं जो टहलने जाते हैं उनकी बात में करता नहीं, सिंसियर कैंडिडेट चाहे आर चाहे यूपीपीसी कोई भी बीपीएससी कोई भैया आज में अभी एमपीपीसीएस का हुआ, एमपीपीसीएस का पेपर भी बता रहे ठीक ठाक आया था।
तो ये पेपर आयोग जो है इस बार, क्योंकि उनका लक्ष्य एक ही है, फॉर्म से भरने से किसी को रोक नहीं सकते। उनका लक्ष्य एक है कि प्री में इतना बाहर कर दो कि मेंस का ज्यादा झंझट ना रहे। उनका साफ फंडा एक चीज क्लियर हो चुका है, वही उसी पर वो काम करते हैं। चलो, उत्तर निम्न में कौन सा एक जिले क्षेत्रफल का सर्वाधिक है? अभी ये बात नहीं मैंने बताई हुई है भैया, उसका नाम क्या है? लखीमपुर खीरी। जी भैया, फर्स्ट पे लखीमपुर खीरी आता है, फिर दूसरे पर यहाँ पर सोनभद्र आता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ओके, चलो मैं बता देता हूं, ये भैया आपके रायबरेली में स्थित है। अब याद कर लेना, ठीक है। लेकिन एक चीज है तो पता लग गया ना कि कितना तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। ये आपके कहां पर भैया? रायबरेली, लखीमपुर खीरी में है। और दूसरे नंबर पर आपका बड़े बड़े में कौन सा भैया? सोनभद्र आता है। और सबसे छोटा मैंने बताया हुआ था, कौन सा था बताओ? सबसे छोटा मैंने बताया हुआ था कि कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे छोटा जिला, पिछली क्लास में मैंने उस चीज पे जिक्र किया होता। बताओ, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता, चलो भैया ये भी कितनी बार मैंने बताया हुआ। जब आप देखते फटाक से जवाब आना चाहिए। आपके पेपर्स की अगर आप तुलना करेंगे तो आपके पेपर्स में, मान के चलो मैं यूपी पीसीएस की बात करूं, 150 क्वेश्चन आता है। 150 में से मैं कह रहा हूं 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन लाइनर टाइप के आते हैं, मतलब जो स्टेट स्पेसिफिक, मतलब देखते ही आपको पता है, जवाब दे दोगे। ये आपको क्या होंगे, इसे कम से कम जो है पूरे पेपर देने वालों में से 50% इसे सही कर देते हैं। देखो मेरिट कैसे छटती है। उसके बाद क्या था, बाकी बचता है 20 से 30 क्वेश्चन। 20 से 30 क्वेश्चन कैसा होता है? मॉडरेट लेवल का, जिन्होंने पढ़ाई करते वक्त थोड़ा सा क्या किया है, सिंसियर होकर पढ़ाई की, मतलब वो केवल वन लाइनर नहीं पढ़े हैं, वो जो है करते हैं। तो ये 50% की जगह घट करके 25-30% पहुंच जाता है। ठीक है, 25-30%। अब जो बच रहा है आपका मुश्किल से 20 प्रश्न, 30 प्रश्न, ये वो प्रश्न होते हैं जो वास्तव में एक होता नहीं सिंसियर कैंडिडेट, जिन्होंने जी जान लगाई होती है, यहां पर आकर के मुश्किल से 10 से 15% ही इसको जो है कर पाते हैं। और यही 10 से 15% जो सही करते हैं, यही आके जाकर के मेंस लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यही 25-30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके पूरे मेरिट को उठाते गिराते हैं। ठीक है, ये बहुत लोग कर लेंगे, ये करके उन्हें लगता है हम अगली साल निकाल लेंगे। वो भूल जाते हैं कि ये भी चलो कुछ हद तक कर लेंगे, हाँ इसमें से कुछ हुआ तो कुछ और लेते हो जाए। लेकिन ये जब तक नहीं निकलेगा ना डियर, हर साल आओगे, बैठोगे, लौट के चले जाओगे, यही होगा। तो चलो भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही 77.3% जवाब दिया, वो सही कर ले। देखो क्या होता है, 77 ये है, 57.2 किसका है? महिलाओं का है। और ओवरऑल कितना था भैया? ओवरऑल आपका कितना था? 67 पॉइंट समथिंग था। ठीक है, 67.72 ओवरऑल यूपी का साक्षरता था 2011 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप लोग को जवाब देना जरूरी है, क्योंकि यही प्रश्नों के जवाब आपको कहां लेकर जाएंगे भैया? यही प्रश्नों के जवाब आपको सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। इसलिए मैं देखो आपकी क्लास कराते हुए ही आपको उन छोटी छोटी बातों पर आपको बताता रहता हूं कि आपका दिमाग, आपका नैन, आपके दिल, जिगर, फेफड़े खुल जाएं। क्योंकि देखो अब मुश्किल से तुम्हारा जुलाई लग गया है, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर। देखो भैया, ये जो आपके पास 3 महीने हैं, यही 3 महीने में आपको सिलेबस रिपीट एक बार पढ़ के एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्योंकि फिर जो अक्टूबर में पेपर है, अक्टूबर में आपको कुछ नहीं करना है, इस 3 महीने में एक बार सारी किताबों को पढ़ के रिवीजन कर लेना है। फिर अक्टूबर में केवल और केवल आपको क्या करना है? रिवीजन, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बस यही करना है। तो ये स्ट्रेटजी के साथ चलो तो पीछे से आराम से हो जाएगा। और यार उसके बाद उसके लिए 1-2 महीना जो मिलेगा उसमें और कुछ अलग कर लेंगे, उसका पेपर सेटअप और सब चीज आपसे। लेकिन पहले भी यूपीपीसीएस को क्वालिफाई करो, और आर देने जा रहे हो तो डेली प्रैक्टिस सेट करते रहो। तो चलो भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है बी, क्या 2-4-1-3। ठीक है भैया, ये प्रश्न मैंने आप लोग को एकदम डिट्टो यही प्रश्न कम से कम 4 बार कराया होगा, 4 बार। ठीक है, 2 कानपुर सबसे बड़ा है भैया, फिर उसके बाद जनसंख्या के मामले में लखनऊ आता है। ठीक है, ये अवरोही बढ़ते से घटते क्रम में लिख रहे हैं, फिर घटते जा रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या है? गाजियाबाद, और सबसे कम इसमें आगरा है। ठीक है, तो हम बढ़ते से घटते क्रम में जा रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? चलो जो सही है वही सही है। चलो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए, यहाँ पर बताइए, बखीरा, महावीर, ओखला, और या फिर क्या है सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है आपका डी, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हरदोई। जितने लोगों ने क्या सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हरदोई जवाब दिया है वो सही कर ले।
देखो भैया ये वाला आपका जो है झांसी में, महावीर स्वामी वाला कहाँ है, झांसी में। ये आपका बखीरा, आपका संत कबीर नगर आपका कहाँ है भैया, खलीलाबाद, वहां पर है। उसका जो आपका ओखला देख रहे हो ये आपके नोएडा में, ठीक है। दरअसल ओखला वाला देखोगे तो, ओखला देखोगे तो यूपी, दिल्ली और हरियाणा शायद तीनों का बॉर्डर है, क्योंकि ओखला में इंडस्ट्रियल एरिया है, तो ओखला एक बड़ा एरिया है जो आपके तीनों राज्यों को लगभग कवर करता है। ओके चलो अगले प्रश्न, आप ओखला इंडस्ट्रियल एरिया सर्च करना, आपको दिखेगा, वो आपके दिल्ली में आएगा। आप कहोगे सर दिल्ली और नोएडा, भैया नोएडा दिल्ली है कितना दूर, आखिर नोएडा के कितने एरिया को मिला करके तो एनसीआर कहा जाता है। हरियाणा के कुछ एरिया हैं, दिल्ली के कुछ एरिया हैं, दिल्ली का पूरा है और यूपी का है, इसी को तो मिला के एनसीआर बनाया जा रहा है। अभी और आने वाले समय और बढ़ेगा, ये मान के चलो आने समय में एनसीआर का एरिया ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि आपके मेरठ तक आ सकता है। चलो भैया बताओ, सूची 1 और सूची 2, यहां पर दिवस है, यहां पर घटना है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो। चले भैया ऐसे प्रश्न आपको देख करके ही सही करने, क्योंकि ये सब प्रश्न, एक दो प्रश्न देखिए ये जाने ना, चाहे आर ओ चाहे यूपीपीसीएस, एक से दो प्रश्न डेज स्पेशल वाले जरूर आते हैं पेपर में, एक से दो प्रश्न हर साल आते हैं, ये जाने रहना, रट लेना एकदम। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलो भैया बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है, 2 4 1 3, ठीक है वो सही कर ले। ओके चलो क्या ही बताया जाए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल को अलग करें। चलिए भैया बेमेल को अलग करिए, बताइए, क्योंकि उसके बारे में बहुत देखिए आप समझ नहीं, कुछ लोग कहेंगे सर बताना था, नहीं, आपसे आज तक जब भी पूछा गया है जो ये डेज वाले, बस किस तिथि को ये मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता, बहुत हुआ है, जो पर्यावरण से थोड़े हैं, जो हॉट टॉपिक होते हैं उनके बारे में कथन में पूछ लिया है कि 5 तारीख को ये मनाया जाता है, क्योंकि 1994 में जो ये चीज़ की शुरुआत हुई थी, तो ये पूछे थे, लेकिन वो हॉट टॉपिक होना चाहिए, उसके लिए आपको मेरे करंट अफेयर्स की क्लास को ध्यान में देना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक क्लास में अगर सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो इतने कम प्रश्न में इतनी लंबी क्लास होगी, आप लोग कहोगे सर, कुछ लोग अच्छा लगे कुछ लोग को बुरा लगे, तो इसलिए देखो मैं अलग अलग सब्जेक्ट क्लास क्यों लेकर आता हूँ कि करंट अफेयर जो हर संडे को चलती है, आप लोग को लगता है कि हवा में बात कर रहा हूँ, जाओ प्लेलिस्ट खोलो या वीडियो सेक्शन खोलो, करंट अफेयर्स क्लास मिली होगी, वहां पर देखो करंट अफेयर्स में एक एक प्रश्न को इतना डिटेल में बता देता हूँ कि अगर कहीं से भी आयोग तुमसे खेलना चाहेगा ना, फेल हो जाएगा, हर टॉपिक में फेल हो जाएगा, क्योंकि जो जरूरत है उतनी टॉपिक में वहां पर उतनी चीजों को कवर करता हूँ। एक बार देखो यार, बार बार कहता हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मेरी चीजों को मैं कहता हूँ, तुम देखो, अगर सच है कि झूठ तुम डिसाइड करो, क्योंकि यहाँ पर भैया जज आप हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आप पहले खुद देखिए समझिए फिर पढ़िए। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, सी, जितने ने क्या बटुआ, आपका सोनभद्र उत्तर प्रदेश जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। देखिए आप समझिए, पहला तो बात यह है कि ये जो आपका बटुआ है, ये बटुआ नदी पर बांका बिहार में बना हुआ, ठीक है, ये जो बांका आपका है बिहार में, वहीं पर बटुआ नदी है, उसी पर ये जो है बना हुआ, ठीक है। तो ये आपको पता हो गया ना, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया है कि बटुआ नदी है जो बांका, बिहार के बांका जिले में, वहां पर ये डैम बना हुआ है, और ये वहां से बाकी अडना मिर्जापुर, अरोरा मिर्जापुर और बघेलखंड बलरामपुर जो है नाम से यहाँ पर है। अब बघेलखंड कहोगे सर बघेलखंड बलरामपुर जिले में है, भैया है, तो हम क्या करें, नाम से थोड़ी ना सब कुछ होता है, नाम रखने वालों को सोच के रखा होगा। कौन सा पूर्वांचल एक्सप्रेस में मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर को स्पर्श नहीं करता, चलिए बताइए, यहाँ पर बताइए कौन से नगर को स्पर्श नहीं करता। वैसे बेसिकली ये नगर नहीं, अगर हम इसे जिला कह दे तो गलत नहीं है, क्योंकि भैया ये चारों के चारों जिला हैं, ठीक है। नगर मुझे बाराबंकी जिला, अयोध्या जिला, गाजीपुर जिला, बलिया जिला, ये सब तो जिले मुझे लग रहे हैं, नगर कहीं से मुझे लग ही नहीं रहे, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। आपको पता है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया है ये आपका 341 किलोमीटर लंबा है, लेकिन एक चीज जान के चलो कि इसकी जो गुणवत्ता है बहुत ही खराब है। जिस एक्सप्रेसवे के नाम पर, एक्सप्रेसवे एक अलग चीज होती है, सड़क एक अलग चीज होती है। आपको अगर एक्सप्रेसवे देखना है तो कभी आप यमुना एक्सप्रेसवे जाइए, ठीक है, पता लग जाएगा, जो नहीं एक बार जाइए, सरकार ने लगा दिया, लगा दिया। ये देखो 6 लेन का बना हुआ है, 6 लेन का, लेकिन ये भविष्य में 8 लेन तक जो है इसे क्या किया सकता है, इसे जो है बड़ा किया जा सकता है, इस बेसिस पे बना है, ठीक है। ये आपके जो है राज्य के, जी भैया, ये उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कितने जिलों को, लगभग लगभग 9 जिलों को यहां पर ये कवर करता है। उनमें से आपका लखनऊ है, ठीक है, बाराबंकी है, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अयोध्या हो गया, आजमगढ़ हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, मऊ हो गया, गाजीपुर हो गया,
तो यहाँ पर जो कवर नहीं कर रहा है भैया वो कौन सा है आपका, यहाँ पर बलिया है। ठीक है, बलिया को यहाँ पर नहीं करता है, बाकी अन्य जो मैंने बताए, गाजीपुर करता है, मऊ करता है, ठीक है, अंबेडकर नगर करता है, अयोध्या करता है, बाराबंकी करता है, लखनऊ तो जोड़ता ही है, ठीक है, आजमगढ़ भी हो गया, सुल्तानपुर, अमेठी, ये सारे को यहाँ पर जोड़ता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। यूपी में देखो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस वे है, एक ही आपका यमुना आगरा हो गया, एक और आपका है जो मायावती के समय बना था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वही उसी मतलब रूट पे दो है, ठीक है। बाकी और आपका शायद कोई एक बन रहा है। देखिए उनमें से सबसे बेस्ट एक ही है, वही यमुना वाला जो अखिलेश जी के कार्यकाल में बना था। मायावती वाला भी सही था, लेकिन बेस्ट की बात कर रहा हूँ तो वो है। बाकी बनने को बनना करेंगे, लेकिन जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, जो खराब वो खराब है। क्यों, जो सब्जेक्ट आता है, जो नहीं आता नहीं आता है, क्यों, यही बात है ना। चलो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब दिया, हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव जी भैया, ये श्री राम श्रीवास्तव जी इससे संबंधित है। श्री राम श्रीवास्तव जी को मैंने पढ़ने की कोशिश की, कुछ खास मुझे जानकारी मिली नहीं, इसलिए सॉरी यहाँ पर कि इसके बारे में अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग इनके बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि मुझे इनके बारे में सही से पता नहीं था। बस ये पता है कि ये इनका सही जोड़ा नहीं, क्योंकि इनका कभी ऐसा नाम मैंने हारमोनियम वादक से जोड़ा सुना नहीं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको इनके बारे में कुछ पता लगे, ठीक है। मैं वो टीचर हूँ जो अगर मुझे नहीं आता मैं साफ कहता हूँ, अगर आपको आता बताइए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी चेले भी क्या कहते हैं, गुरु गुरु चेला घी शक्कर ठीक है। तो एक प्रश्न के लिए आज आपको मौका मिला है, बताइए बताइए ऐसा जो मैं ना जानता हूँ। चलिए यहाँ पर मेला दिया गया है, बताइए। चलिए भैया पर्यटन संबंधित यूपी स्पेशल क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये कहते हैं ना, अब तुम लोग ये क्लास देख रहे हो क्या है, यहाँ पर करंट अफेयर्स आ गया, जीके आ गया, यूपी स्पेशल आ गया, साइंस मिल जाता, सब चीज मिल जाता जो तुम्हें पेपर में चाहिए। मतलब होता नहीं है कि जो पूरी सब्जी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, सब्जी चटकदार बन जाए, तो वो चीजें जितनी चाहिए, तो वैसे एक पेपर जो सही हो जाए, पूरी रिवीजन हो जाए, पूरी तैयारी हो जाए, वो एक प्रैक्टिस पेपर में मिलता है। तो कुछ नहीं करना है, रोज आओ, 30-40 मिनट की बात है, आराम से दिन भर में सुबह, इसीलिए सुबह क्लास चलाता हूँ कि सुबह अपना नहा धो के फ्रेश होके बैठो, अपना 40 मिनट 1 घंटा दे दो, नोट्स वोट्स बना के फिर अपना फ्री हो गया, दिन भर अपनी पढ़ाई करो। इसलिए बहुत क्लासेज नहीं लेकर आता। क्लासेज अब आएंगी, आएंगी क्लासेज जी भैया। आर ओ की हिंदी की, दरअसल हिंदी की थोड़ी सी क्लासेज में चलाऊंगा अच्छी खासी। सी सेट की अभी नहीं, 1 महीना बाद चलाऊंगा। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव वाइज क्लास जो है, हो सकता है मैं एक क्लासेस शाम को सब्जेक्ट वाइज फिक्स हो जाए, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास चला करेगी, ठीक है, ये जान लो। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए 4-2-1-3, 4-2-1-3, ठीक है। चले थोड़ा सा यहाँ पर इसे जानते हैं। देखिए भैया जो आपका ये पहला वाला है माघ मेला, ये आपके मकर संक्रांति के समय शुरू होता है, जो 54 दिनों तक चलता है और ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 54 दिनों चलता है, जो 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति से चालू होता है। दूसरा आपका पशु मेला, जो आपके कहाँ पर भैया, बटेश्वर, आपके आगरा में, ठीक है। ये 400 साल पुराना है और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, जो पशु मेला आप बटेश्वर देख रहे हो, ओके। उसके बाद आप आ जाइए कहाँ पर, झूला मेला। झूला मेला भैया आपके जो है पूर्णिमा के समय शुरू होता है, इसे झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं या झूलन यात्रा भी कहते हैं, जो हिंडोला, जी भैया, ये श्रावण महीने में शुरू होता है, इसे हिंडोला, झूलन यात्रा, झूलन पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और ये आपका देवा मेला भैया जो है आपका कब, अक्टूबर से नवंबर के बीच होता है, और ये आपके हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक बहुत बड़ा क्या है, उदाहरण देखने को मिलता है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी इस मेले के बारे में, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, यूपी स्पेशल प्रश्न था, तो अब आपको यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य पाषाणिक यानी कि मेसोलिथिक की बात कर रहा है, भौगोलिक तथा पूर्व पश्चिम से पूर्व के क्रम में इसे व्यवस्थित करो। पश्चिम से पूर्व के क्रम में, चलो पैसरा, लेखिया, बीरभानपुर और यहाँ पर महदहा, 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 बताइए इसका क्या होगा। इसमें से दो नाम तो आप लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें से दो बता चुका हूं पिछली बार क्लासेज में, तो अगर आप दो से क्लियर हो जाओगे तो मेरे ख्याल से आप गलत नहीं करोगे। ये कह रहा है पश्चिम से पूरब, ठीक है, यानी कि हमें इस डायरेक्शन में आपको जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यहां पर जवाब देना बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, जो सबसे वेस्ट में होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर जितने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले, क्या ए। देखो भैया जो आपका बीरभानपुर है ये आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जो आपका पैसरा है ये कहाँ है, पैसरा आपके बिहार में, कहाँ पर भैया, बिहार में, ठीक है। पैसरा आपके कहाँ है भैया, बिहार में है, ओके।
ये आपके पश्चिम बंगाल है। महदहदा, देखो भैया जो महदहदा है और लेखकिया है ये दोनों यूपी में, ये दोनों आपके यूपी में है, ठीक है। यूपी में कई सारे साइट्स है जो पाए गए हैं मेसोलिथिक के। देखो लिखो, एक आपका बैधा है, BAIDH, एक आपका पुटपरी है, ठीक है, एक आपका चौपानी है, एक आपका मांडो है, मांडो, मांडो आप लोग पढ़े होंगे, मांडो, ठीक है, मांडो, ये भी आपका यूपी में है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या है, मोरखाना है, मोरखाना, फिर क्या है, बघाई खेर है, फिर सराई नहर राय है, फिर क्या है, दमदम है। तो दमदम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर है, तो दमदम जो है आपका दमदमा या दमदम ऐसे कुछ है, इस हिंदी में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन है। ये भी आपके यूपी में, बहुत लोग इसे पश्चिम बंगाल समझ लेते हैं कि वहाँ दमदम एक एयरपोर्ट है, नहीं नहीं, ये भी आपके यूपी में। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव समाज विलक्षण क्योंकि उसका मुख्यतः आश्रय होता है। चलो देखते हैं, अधिकारी बनने जा रहे हो, चलो समाज को तुम अपना कितना समझते हो, ये प्रश्न से, ये प्रश्न वास्तव में ऐसा प्रश्न है ना जो एग्जामिनर ये देखता है कि वास्तव में तुम्हारी सोचने की क्षमता क्या है, अर्थात ये कि तुम किस प्रकार से अपने समाज को देखते हो, अपने जीवन को, तुम्हारे सोचने का तरीका क्या है। ये प्रश्न एक कहते नहीं है कि एक ऐसे व्यक्ति की पहचान करता है जो केवल किताबी ज्ञान नहीं, अपने समाज को समझता है, अपने चारों तरफ की चीजों को देखता है। ये वैसा प्रश्न है। अभी एक ऐसे मेरी बात हो रही थी आप लोगों में से, अच्छा चलिए आप में से ये बताइए कि अगर आप लोगों में से मैं कहूं कि जीवन में धर्म बड़ा है कि इंसान, चलिए अगर ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूं तो कितने लोग इनमें से किसको बड़ा कहो, कि आपके हिसाब से आप जो रिलीजन को फॉलो करते हो वो बड़ा है, कि आपकी नजर में इंसान बड़ा है। ये प्रश्न का जवाब आपको देना है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वो समझ जाएंगे, मैं बताता हूं। देखो पहली बात तो मानव यह मुख्यतः जो है आपके अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। आप जितना भी देखे होंगे, पहले नदियों के किनारे क्यों जो है लोगों का जो है आप देखोगे बड़े बड़े जो आपको मेसोलिथिक ऐसे जो विकास हुए हैं उन नदियों किनारे क्यों है, क्योंकि नदियों किनारे उन्हें दो चीजें होती थी, एक तो उनको जीवन जीने के लिए जरूरी दशाएं वो, प्लस उनको कृषि, और कृषि से वो पहले की अर्थव्यवस्था पूरी कृषि आधारित थी। अब तो पहले इंडस्ट्रियल और ऐसा तो कुछ था नहीं, वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता गया। तो भैया ये अर्थव्यवस्था पर ही होता था। पहले जो मंदिर होते थे वो मंदिर पहले व्यापारिक केंद्र के रूप में होते थे, कि वहां पर शिक्षा ही नहीं, वहां पर व्यापारिक काम भी, जैसे मंदिर है यहाँ का, तो यहाँ पर जब मंदिर से आसपास जो है इसे बाजार का निर्माण हो जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी अर्थव्यवस्था पर ही डिपेंड करती हैं। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, बहुत कम लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित है बताइए। बाकी जो मैंने धर्म और इंसान के बारे में पूछा, देखते हैं कितने लोग उसका जवाब देते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है बताइए, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। चलो यार बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार कराया हुआ प्रश्न है। यूपी स्पेशली जान चलो, हड़प्पा से यूपी जो पीसीएस आप देने जा रहे हो ना, एक दो प्रश्न फिक्स होता है हर साल, मतलब इतना ऐसे टॉपिक, मतलब यूपी पीसीएस ने अपने कुछ टॉपिक्स को क्लियर से, एसएससी है हर पेपर है अपना क्लियर किया हुआ, वैसे ये भी है क्लियर किए हुए कि मतलब इस टॉपिक से इतने प्रश्न लगभग लगभग आते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी 3 और 4 जवाब दिया सही करो, क्यों, क्योंकि भैया कालीबंगा आपका कहाँ है, ना कालीबंगा आपके है ना आपके जो है लोथल है। लोथल आपके कहाँ है भैया, एक पहले बंदरगाह था जो आपके राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा आपके राजस्थान में, ठीक है। तो ये राजस्थान में हो गया, ये आपके गुजरात में हो गया, बाकी दोनों आपके क्या है, आपके दोनों जो है यूपी में पड़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर जो है आपके नदी किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद की बात कर रहा है जी भैया। ऋग्वेद के कई नदियों का नाम आज के ही नदियों के नामों का अलग नाम देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विपाशा, पुरुषनी, सिंधु, अस्किनी, बताइए किस नदी किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या परुष्णी जवाब दिया है वो सही गलत। देखिए परुष्णी नदी किसे कहते थे, राबी नदी जानते हो जो आज में बहती, राबी नदी को क्या कहते थे भैया, परुष्णी नदी कहते थे। सिंधु को सिंधु आज भी कहते हैं। बाकी उसके बाद यहाँ पर कौन सी नदी आ जाती है आप लोग की, बिपाशा, बिपाशा को ब्यास नदी कहते हैं, ठीक है, बिपाशा को क्या कहते हैं भैया, ब्यास नदी कहते हैं। और अस्किनी आपका चेनाब, जो आज का आपका चेनाब नदी है इसे अस्किनी कहते थे, ठीक है। ये क्यों रुक जाता है, चेनाब, ठीक है, समझ गए। तो ये भैया मैंने आपके सामने चारों ऑप्शन सर चारों के यहाँ पर क्लियर कर दिया। इसीलिए कहता हूँ ये क्लास देखोगे तो फायदा ही है, क्योंकि यहाँ आप जो जानते हो वो भी बताऊंगा, जो नहीं जानते वो भी बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूंगा कि तुम अगर आए हो मेरी क्लास में तो 40 मिनट 35 मिनट जो सीख के जाओगे, केवल उसे रिविजन कर लोगे तो कहोगे बस सर जान के चलिए कि किताबें अगर ना भी उठाएं तो आपके, यार तुम लोग पता है जो टेस्ट सीरीज लेते हो जाकर के, एक टेस्ट सीरीज अगर पता है यूपी पीसीएस का रहने जाओ कम से कम
छोटे मोटे छोटे अच्छे टेस्ट सीरीज वो कम से कम मार्केट में तुम्हें 5,000 से 8,000 के नीचे नहीं मिलेंगे। यहाँ के पढ़ो, इतना ज्ञान भी नहीं मिलेगा। चलिए मॉक टेस्ट अंतिम में, पता है अंतिम में जब मैं 15 दिनों का मॉक टेस्ट भी होगा यहाँ पर, लास्ट में जो 15 दिनों का भैया मॉक टेस्ट भी चलाया जाएगा आप लोग का इसी पर, यूपी पीसीएस स्पेशल, वो भी चलेगा, टेंशन ना लो। चलो यहाँ पर कथन है, यहाँ पर कारण है, बताइए। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में प्राथमिकता दी जाती है, हल्के रंग उष्मा को कब अवशोषित करते हैं? यार बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये क्लास 8 या 10th में हम लोग पढ़ते थे, 10th या 8th में, और ये बहुत बेसिक सा प्रश्न। तो ने क्या ए जवाब दिया और सही गलत? बिल्कुल भैया। हल्के रंग क्या करते हैं, वो जो है क्या अवशोषण नहीं होने देते। डार्क कपड़े क्या होते हैं, उष्मा का अवशोषण करते हैं, इसीलिए जो है कम अवशोषित करते, इसीलिए हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं बस। इसलिए कहते हैं ना कि गर्मी में कभी काला रंग का या ऐसे क्या कहते हैं जो हल्का डार्क हो उसे नहीं पहनना, जिससे गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए सफेद पहनते हैं, देखोगे पीला पहनते हैं, जो खुला कलर, उसे हम लोग खुला कलर कहते हैं। भारतीय कला में कुछ के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया? बताओ भैया कब? आपको पता है, आप इतने से समझ गए होंगे कि बौद्ध धर्म संबंधित है। निर्वाण कब था भैया? महाभिनिष्क्रमण कब था? संबोधन तो नहीं पता, प्रथम उपदेश कब था? 3 का तो मुझे पता है, संबोधित पता नहीं क्या दिया, आई डोंट नो। तो देखो भैया जितने लोगों ने निर्वाण कब प्राप्त हो, जब ये बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसका जब ये घर से निकले थे महाभिनिष्क्रमण था, और ये आपका पहला प्रथम उपदेश दिया था, उसे क्या मृग सहित चक्र द्वारा दर्शाया जाता है बौद्ध में। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक समन्वय की बात करता है? जी भैया अशोक का शिलालेख, ये भी काफी पसंदीदा टॉपिक रहा है, हर साल जो है, हर साल तो इससे प्रश्न नहीं आते लेकिन काफी पसंदीदा रहा है। अशोक जो है यूपी पीसीएस के काफी चहेते टॉपिक में से है। मौर्य वंश जिसकी बात की जाती है, आप प्राचीन इतिहास से जो है अक्सर देखा जाता है मौर्य वंश, हड़प्पा और जो है क्या नाम है गुप्त वंश, ये कुछ है जिनसे अक्सर वो प्रश्न पूछ लेता है। तो देखो भैया अगर यहाँ पर जिसमें धार्मिक समन्वय की बात किया जा रहा है, तो देखो उसका सही जवाब तो आपका क्या है यहाँ पर? सी, 12वां जो अभिलेख था वो था। आपको पता है टोटल अभी तक 40 अभिलेख जो है मिले हैं। जी भैया अकबर जी से जुड़े टोटल 40 अभिलेख मिले हैं। इन 40 अभिलेखों में एक चीज बहुत देखा गया कि 4 लिपियों का इन्होंने प्रयोग किया था। जो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि जो है ऊपर ऊपर दाएं की ओर, ठीक है, ऊपर ब्राह्मी लिपि जो है आपकी ऊपर, मतलब ऊपर की ओर और बाएं साइड, ठीक है, बाएं साइड। ओके, फिर उसके बाद वहीं पर क्या होता था, जैसे हम लोग आज समय में कैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कैसे ऊपर बाएं साइड में लिखते थे। उसके ब्राह्मी के अलावा क्या है यहाँ पर? खरोष्ठी था। खरोष्ठी कैसे लिखा जाता था? खरोष्ठी भैया ऊपर की ओर ये भी लिखा जाता था, लेकिन क्या था, ऊपर की ओर लेकिन दाएं ओर, ठीक है। अब ये ब्राह्मी खरोष्ठी, अब इसी का अगला पार्ट आ जाता है आपका, 2 और था इनका। जी भैया यूनानी जो नीचे बाएं और अरामाइक नीचे दाएं और, बाएं ओर के लिए आराम, यहाँ पर क्या यूनानी और अरामाइक जो है नीचे दाएं, तो मतलब ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ब्राह्मी खरोष्ठी यूनानी अरामाइक के 4 भाषाओं में इनके जो है चीजें प्राप्त हुई है, ठीक है। और इन्होंने अलग अलग, जैसे यहाँ पर हम लोग शिलालेख की बात करते हैं, इन्होंने शिलालेख, स्तंभ लेख भी इनका बहुत फेमस है जो अलग अलग जगहों पर प्रश्न आता है, और गुहा लेख, ठीक है, जो गुफाओं के अंदर लिखा है। तो ये जो है अकबर के बारे में इतनी सारी चीजों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमी निम्न से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया आपको पता है जो मौर्य साम्राज्य की बात है, मैंने कहा भी, तो मौर्य साम्राज्य को 4 प्रोविंस में बांटा गया था, तोसाली, उज्जैन, सुवर्ण नगरी और तक्षशिला, ठीक है भैया। 4 कौन से थे? सुवर्ण नगरी, तक्षशिला, आपका फिर उज्जैन और क्या था, तोवई, ठीक है। ये 4 थे जहां पर जो है इनके 4 प्रोविंस हुआ करते थे, और तोसाली था, तोवई नहीं तोसाली, ठीक है। और जो आपका इनका कैपिटल क्या होता था भैया? इनका कैपिटल था आपका पाटलिपुत्र, क्या था? पाटलिपुत्र। और ये भैया किस काम में आता था? तो मार्ग निर्माण, जी भैया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। एग्रोनॉमी जो है मार्ग निर्माण का काम किया करते थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं हर एक प्रश्न को डिटेल में बताया होगा, आपको समझ में आया होगा, सब चीज करिए। लेकिन जाते जाते फिर एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे ऐसे मजेदार क्लासेस नहीं, तो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस की तो अभी पूरी लड़ी लगने वाली, क्योंकि मेरा लक्ष्य था जुलाई लगते ही आपकी शुरुआत की जाए। क्यों? क्योंकि अभी भैया आप लोग भी उस मोड में नहीं आए हो, क्योंकि जब थोड़ा सा पेपर नजदीक आता है, 2-3 महीना बचता है ना, तो छात्रों के अंदर एक पढ़ने का अलग जुनून आता है। अब वो जुनून अब मैं चालू करने वाला हूँ, अब आप खेल देखिए कैसे गेम पलटता है, ठीक है। क्योंकि होने के तो अभी 3.5 महीना बचा, लेकिन ये मैं 3 महीना लेके, क्योंकि मैं पूरा चाह रहा हूं सितंबर, आपका अक्टूबर पूरा रिजर्व रहे,
जहाँ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, रिवीजन कर सके और अपने आप तैयार कर सके। क्योंकि भैया ये वो चीज़ है ना जो बहुत सारे छात्र छोड़ देते हैं और अंतिम में सारी मेहनत उनकी, यार मैं फिक्र रहा हूँ 1 नंबर से रुक गए ना, क्यों रुकना है खुद को, इतना कर लो कि 10 नंबर ज्यादा आ जाए, कटाव से 10 नंबर ज्यादा ले आओ ना, क्या जाएगा। चलो इसे बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय टाटा सी यू। सब्सक्राइब नहीं कर लेना, लाइक कर देना, और हाँ जो पूछा है उसका जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में। बाय।